Hello students, welcome to the lecture number 4 of switchgear protection. I am Professor Udit Veer Singh Rajput. तो स्विचगियर प्रोटेक्शन में अभी तक क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमने पीपीटी पर देखा फॉल्ट क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या होती है. तो डेफिनेशन ऑफ फॉल्ट वी हैव स्टडीड एंड टाइप्स ऑफ फॉल्ट आल्सो वी हैव स्टडीड. दूसरी चीज हमने नोटिस करी कि जो फॉल्ट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है एसिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होती है सिमेट्रिकल फॉल्ट. तो जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट होती है वो होती है आपकी अनबैलेंस्ड फॉल्ट, अनबैलेंस्ड फॉल्ट, और जो सिमेट्रिकल होती हैं वो होती हैं बैलेंस्ड फॉल्ट. और ये दोनों फॉल्ट्स कहां पर होती हैं? ये दोनों फॉल्ट्स होती हैं ट्रांसमिशन लाइन पर. अभी मैं आपको आगे और भी डिटेल में थोड़ा सा बोर्ड पे बता रहा हूं तो और क्लियरली बताऊंगा. ओके. तीसरी चीज जो हमने समझी यहां पर कि जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं: लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन. और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है वो होती है ट्रिपल लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट बोलते हैं, और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, इसको भी बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट. ये बहुत रेयर है और ये फ्रीक्वेंटली होती रहती है. तो हमें अब कंपेयर करना है, समझना है कि एसिमेट्रिकल जो रेगुलरली होती रहती है और जो सिमेट्रिकल है जो कभी कभी होती है, इनमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है कि कैसे एसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करें ताकि कोई भी एनालिसिस की जा सके. देन आफ्टर वी हैव स्टडीड a system which is known as per unit system. This was very important. Per unit system में हमने देखा ये कैसे reactance diagram in per unit is very important. reactance diagram बनाने के लिए, complete diagram बनाने के लिए आपने देखा एक सिंगल लाइन डायग्राम में ट्रांसफॉर्मर होता है और सारी चीजें होती हैं. और इस सिंगल लाइन डायग्राम के जो ट्रांसफॉर्मर से लेके ये जो सारी चीजें होती हैं इसको हमें रिप्लेस करना होता है बाय अ रिएक्टिव नेटवर्क. एक कंप्लीट सर्किट में इसको करना था रिप्लेस. सो फॉर दैट वी हैव स्टडीड पर यूनिट सिस्टम. तो इसके लिए कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था पर यूनिट में. और आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा बता दूं, चार ही चीजें हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें: पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वोल्टेज पेन नहीं चला, वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस. तो ये जो करंट और इम्पीडेंस बेस वैल्यूज हैं ये आप निकाल लेते थे, और एस बेस और वी बेस आपको गिवन रहेगा सिस्टम में. और चेंज ऑफ बेस के लिए एक फॉर्मूला होता था जो मैं आपने पढ़ा होगा, जेड न्यू इक्वल टू जेड ओल्ड इनटू एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, यानी पावर न्यू अपॉन पावर ओल्ड इनटू केवी ओल्ड स्क्वायर अपॉन केवी न्यू स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मेरे को हमेशा रटा हुआ रहता है, ये आपको भी रटा रहेगा, आई कैन होप. और इससे आप कोई भी मशीन, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या कोई भी चीज है उसका इजीली आप कन्वर्जन कर सकते हो पर यूनिट सिस्टम में. अब आज का क्या टॉपिक है हमारा? Today's topic is about the asymmetrical fault को आगे बढ़ाना है. कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हम asymmetrical fault को आगे बढ़ाएंगे, और वो कैसे होगा वो देखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां समझिए, मैं दो वीडियो शेयर करूंगा. इसको पार्ट ए भी बोल सकते हैं, पार्ट बी भी बोल सकते हैं. ये वाला इस तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, और एक बार आपको पीपीटी पे भी कुछ चीजें दिखाऊंगा. तो लेक्चर नंबर 4 पार्ट ए एंड पार्ट बी, इन दीज टू फॉर्मेट्स इट विल बी शेयर्ड. तो इसको समझते हैं स्टूडेंट्स. होता क्या है आप देखिए, ये एक रोटर है, सपोज कीजिए ये एक रोटर है. रोटर आपने मशीन पढ़ी है, मशीन सब्जेक्ट पढ़ लिया है आपने. ये मैग्नेटिक पोल्स हैं और ये स्टेटर है. स्टेटर में वाइंडिंग्स होती हैं, ये रही वाइंडिंग्स.
दीज आर 3 फेज वाइंडिंग्स। और 3 फेज वाइंडिंग से हम कहते हैं कि ठीक है 3 फेज करंट निकल रहे हैं, और जो 3 फेज करंट है वो एक करंट है IA, एक करंट है IB और एक करंट है IC। तो IA जो करंट है वो हम बोलते हैं 0 डिग्री पर है, IB करंट है जो वो है -120 डिग्रीज पर, और IC है वो है +120 डिग्रीज पर। और ये करंट, तीनों करंट यूं ट्रेवल कर रहे हैं आगे तक, लोगों के घरों तक, विद द हेल्प ऑफ टावर्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है ना, ये रहे टावर्स, ये टावर्स हैं और ये जनरेटर से ये घूम रहा है और करंट निकल रहा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज की डेट में, अपन ने इलेक्ट्रिकल मशीन में अंदर का जनरेटर पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम आगे की एक सिचुएशन पे पहुंच गए हैं इस सब्जेक्ट पे कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो सर कि ये दोनों लाइन टकरा जाए, अचानक से ये दोनों लाइन यूं टकरा गई, तो क्या मतलब हुआ इस बात का। ये दोनों लाइन टकरा गई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब इस जगह पर इंपीडेंस हो गया 0। इंपीडेंस 0 होने का क्या मतलब हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा करंट अब इस पाथ से फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से ये जल भी सकता है। तो ये करंट है सेम मैग्नीट्यूड का, इन दोनों लाइंस में सेम मैग्नीट्यूड का करंट है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन एक है एंगल 0 डिग्री पे और एक है -120 पे। तो इसको कैसे समझा जाए कि इसकी एनालिसिस कैसे की जाए, क्योंकि IA एंगल 0 डिग्रीज पर जो करंट होता है, ये 0 डिग्रीज पर जो करंट होता है, ये एक 0 डिग्रीज पर है, एक आपका 120 डिग्रीज पर है, एक आपका, तो ये आपको लॉजिक समझना होगा पहले कि 0 डिग्री है ये, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम 1 + 120 डिग्री बोलते हैं चीजों को। यहां से और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो +120 बोलेंगे, यहां से और क्लॉकवाइज आएंगे तो फिर से +120 बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो मैं -120 बोल सकता हूं। यानी अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये IA है, ये मैं बोल रहा हूं IC है, ये मैं बोल रहा हूं IB है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो IB है मेरा वो IA के बराबर तो है, लेकिन IB की वैल्यू IA से -120 डिग्री दूर है। तो IB विल बी इक्वल टू IA एंगल -120 डिग्रीज। समझ में आ गया आपको। और साथ में अगर -120 नहीं बोलना है तो इसको +240 भी बोला जा सकता है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे शायद। अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक थ्योरम, या जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर करी है उसमें PPT वाले वीडियो में, फोर्टेस्क्यू सीरीज, फोर्टेस्क्यू थ्योरम या फोर्टेस्क्यू थ्योरी। फोर्टेस्क्यू थ्योरी क्या बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टेस्क्यू थ्योरी बोलती है कि ये बात हम जानते हैं कि 3 करंट निकल रहे थे, IA, IB और IC। अब हो गया है उनके बीच में एसिमेट्रिकल फॉल्ट। एसिमेट्रिकल फॉल्ट होने के कारण अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको समझना पड़ेगा कि अगर IA यहां है, IC यहां है और IB यहां है, ये तीनों जब तक थे और जा रहे थे तब तक ये सिमेट्रिकल थे, लेकिन अब इनके टकराने की वजह से एसिमेट्रिकल नेचर डेवलप हो गया है। उस एसिमेट्रिकल नेचर की वजह से IA को अब हम 3 पार्ट्स में डिसॉल्व करेंगे। एक होगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एक होगा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और एक होगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। एक होगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। इसी तरह से IB के भी 3 हो जाएंगे और IC के भी 3 हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ IA है उसको हम बोलेंगे IA1, नाम नोट कर लीजिए, IA1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेगेटिव सीक्वेंस को IA2 से रिप्रेजेंट करेंगे और जीरो सीक्वेंस को IA0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह
IB को भी हम IB1, IB2 और IB0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह IC को भी IC1, IC2 और IC0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझना, लेकिन जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको याद क्या रखना है। आपको इसमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये फोर्टेस्क्यू थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। फोर्टेस्क्यू थ्योरम की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें अपने एसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट में चेंज करना होगा। और सिमेट्रिकल कंपोनेंट में चेंज करने इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं 1+1 कहूं स्केलर क्वांटिटी में तो वो 2 होता है, लेकिन 1 एंगल 0 और 1 एंगल 90 को जोड़ता हूं मैं तो वेक्टर आ जाता है, तो जो कि जिसका आंसर शायद √2 आए, तो दैट इज नॉट 2, दैट इज 1.414। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सिमेट्रिकल फ्लो ऑफ करंट्स में भी फॉल्ट अगर एसिमेट्रिकल है तो उसकी एनालिसिस के लिए फोर्टेस्क्यू ने कहा कि आप इसको समझने के लिए हर फेज को 3 कंपोनेंट में डिसॉल्व करके एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब तीनों को कैसे एनालिसिस को आगे बढ़ाना है ये अभी मैं आपको यहां पर शेयर करता हूं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है। और अच्छे से आप यहां जो डिटेल में मैं अभी आपको जो पीपीटी पे मैंने अभी आपको दिखाया है वो आपको वहां समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। अब हम मैट्रिक्स डिसॉल्व करने की तरीके को सीखते हैं। फाइनली हमारा जो गोल है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक फेज में अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास 3 फेज हैं, 3 फेजेस आर देयर, फेज नंबर A, फेज नंबर B एंड फेज नंबर C। तो तीनों फेज में 3 कंपोनेंट्स थे। ओके, तो VA, VB और VC को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस तरह, VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, VB0 प्लस VB1 प्लस VB2, VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। अब ये सब हैं क्या? अब ये पॉजिटिव क्या है और सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव कंपोनेंट, पॉजिटिव कंपो, नेगेटिव कंपो और जीरो कंपो। ये भी आपने अभी उसमें देखा होगा कि ये है मेरा VA1, ये है मेरा VB1 और ये है मेरा VC1। यहां पर मैं बता दूं ये है मेरा VA2, ये है मेरा VC2 और ये है मेरा VB2। अब ये आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बात है कि हमारे पास ओरिजिनली बच्चों क्या था। ओरिजिनली ये था जो अब ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक फेज था वोल्टेज VA, एक फेज था VB और एक फेज था VC। तो ये VB है सपोज, ये VC है सपोज और ये VA है। ये 3 थे। अब ये 3 कैसे थे और क्या काम कर रहे थे यहां पर? अच्छा, वो डायग्राम मैंने मिटा दिया। ये तीनों के तीनों पावर जनरेट कर रहे थे और अपनी ट्रांसमिशन लाइन में भेज रहे थे। अब फॉल्ट आ गया। जैसे ही फॉल्ट आएगा तो हमने VA का सिर्फ इस वेक्टर का डायग्राम बनाया है। देखो 3 कंपोनेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी बात को, VA को, एक पॉजिटिव कंपोनेंट, नेगेटिव कंपोनेंट और एक जीरो कंपोनेंट, जो कि सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। ये थ्योरी दी है किसने? फोर्टेस्क्यू ने। तो ये VA0, VB0, VC0। कहने का सेंस ये हुआ कि
एक फेज जो VA है, VA को हम 3 कंपोनेंट में बात करेंगे अगर एसिमेट्रिकल फॉल्ट आई तो सिस्टम में, और वो होगी VA0, VA1, VA2। यानी कि ये जो सिस्टम पहले ओरिजिनल था, अब ये टूट गया है 3 सिस्टम्स में। तो 3 सिस्टम्स में है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स होंगे। तो VA को रिप्रेजेंट करेगा VA1, VA2 और VA0। समझ में आ गया आपको? यानी देखो मैंने इसमें से सिर्फ VA के इक्वेशन के लिए निकाल लिया है VA1, VA2 और VA0। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने निकाल के यहां लिख दी हैं, VA इक्वल टू VA0, VA1, VA2। अब VB को कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं जरा VB को कैसे लिखेंगे। VB मेरा यहां पर है स्टूडेंट्स, VB अगर मेरा यहां है तो इसको कैसे मुझे लिखना है वो इंपॉर्टेंट बात है। VB के साथ में आएगा VB0, ठीक है, ये रहा VB0, ये एक ले लिया मैंने, ये हो गया VB1 इसी डायरेक्शन में, और एक हो गया मेरा VB2। ठीक है, तो ये VB2 ये वाली, मतलब मैंने ये इक्वेशन भी लिख दी और ये इक्वेशन भी लिख दी मैंने, मतलब तीनों की जगह ये तीनों को लिख दिया है इस तरह से। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि क्या कोई इनके बीच में रिलेशनशिप है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि VA1 और VB1 के बीच में कोई रिलेशनशिप हम देख सकें, VA1 और VB1 के। तो देखते हैं VA1 और VB1 के बीच में कोई रिलेशनशिप अगर आ रहा हो तो यहां देखो ये है VA1, ठीक है, और यहां पर मेरा VB1 कहां पर है, मुझे VA1, ये है मेरा VB1, ये है मेरा VB1। तो VB1 और VA1 में क्या रिलेशनशिप है आप बता सकते हैं क्या मुझे? VA1 और VB1 में एक रिलेशनशिप ये है कि 120 डिग्री जो VB1 है वो 120 डिग्री पीछे है, 120 डिग्री पीछे है किससे? VA1 से। 120 डिग्री VB1 VA1 से पीछे है। मतलब मैं यहां पर ये बात बोल सकता हूं कि VB1 इज इक्वल टू VA1 इंटू क्या? -120। मतलब VB1 VA1 से -120 डिग्री बस पीछे है ना भाई साहब, -120 डिग्रीज। आगे बात समझ में? तो 1 एंगल -120 डिग्री मैंने यहां पे कर दिया है। ये बात आपको समझने की है। अब जरा यहां देखो VB2 को, देखो VB2 को पूरे डायग्राम में चेक करो कहां है VB2। पहली बात तो जब B2 की बात करते हैं, B2 तो ये नेगेटिव सीक्वेंस हो गया। देखो ये जीरो सीक्वेंस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब मैं अभी तक VB में मैं जब पॉजिटिव ढूंढ लिया मैंने, अब VB2 को नेगेटिव में ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव में देखो VB2 कहां मिल रहा है, VB2 का रिलेशनशिप VA2 से ढूंढना पड़ेगा। फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं सारा का सारा ये जो इक्वेशन में VA0, VA1, VA2 है, मैं VB और VC की VB0, VB1, VB2, VC2, VC1, VC0 को गायब करके सिर्फ कोई एक फॉर्मेट में लेके आना चाह रहा हूं जो कि सब तरफ रहेगा VA1, VA0, VA2, मतलब ये 3 रहेंगे। तो VB1 की तो मुझे मिल गई वैल्यू क्या, VA1 इंटू 1 एंगल -120, और इसी तरह VB2 की मुझे क्या मिल जाएगी, VB2 देखो क्या है, VA2 से 120 डिग्री आगे है। तो VB2 इक्वल टू VA2 120 डिग्री आगे, यानी VB2 इज इक्वल टू 1 एंगल 120 प्लस 120 इंटू VA2। तो VA2 की वैल्यू में, सॉरी VB2 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, VA2 इंटू 1 एंगल 120 डिग्री प्लस में। और VB1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, VB1 की वैल्यू में लिखूंगा VA1 इंटू 1 एंगल -120। और VB0 की वैल्यू क्या लिखूंगा, VB0 की वैल्यू लिखूंगा सेम VA0। तो आपने यहां पर देखा कि अब मैंने एक चेंज कर देता हूं। अब अगर मैं वैसे ये चीज आपने समझ गई होगी और मैं वहां पर पीपीटी में आपको दिखाई दूंगा। यहां पे आपने देख लिया कि VC0 की भी वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। VC0, C1, VC2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मैंने देखो मिटा के आपके सामने ये वाला चीज फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है मेरा फेज ए, नॉर्मल फेज ए है नॉर्मल।
ये है मेरा बी और ये है मेरा बी, सॉरी वी मान लेते हैं, ये है मेरा वी बी, ये है मेरा वी ए और ये है मेरा वी सी। ओके, अब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे ड्रॉ करते हैं, जीरो तीनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में VA1 हमेशा यही रहेगा, VA1, और यहाँ क्या आ गया था मेरा और यहाँ क्या आ गया था मेरा, और यहां पर भी आप याद करो ये था मेरा VA2, सही बात है। और अब यहां पर क्या आ गया था मेरा और यहां पर क्या आ गया था मेरा, ये दो चीजें अब आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई है कि यहां आ गया था मेरा VB1 और यहां आ गया था VC1, ये पॉजिटिव है, मतलब जैसा नॉर्मल फेस था वैसे ही पॉजिटिव सीक्वेंस है। नेगेटिव सीक्वेंस क्या हुआ, नेगेटिव सीक्वेंस उल्टा हो गया, मतलब VA1 VB1 VC1 ऐसा है तो VA2 VB2 और VC2 ऐसा हो गया, और जीरो हो गया क्या, VA0 VB0 और VC0। और ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें VA VB VC की वैल्यू चाहिए। VA VB VC की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब क्यों हो गई है, क्योंकि उसमें फॉल्ट आया है। फॉल्ट क्यों आया है, अब फॉल्ट तो फॉल्ट है, आ गया फॉल्ट, एसिमेट्रिकल फॉल्ट आया, इसलिए तीन कंपोनेंट हैं। तीन कंपोनेंट कैसे हैं, एक कंपोनेंट बोल रहा है कि सिस्टम ऐसा घूमा, एक बोल रहा है ऐसा घूमा, एक बोला सीधा चला, तो इन तीनों की समरी बना लो, वो हुआ नेट। ये है फॉर्टेस्क्यू का अजम्पशन। तो अब अगर अपन यहां देखें कि VC की वैल्यू VC0 के टर्म्स में लिखना है, तो देखो VC की वैल्यू लिखते हैं, VC0 सेम फेस और बराबर, तो VC इक्वल टू VA0, ये तो सही बात है, प्लस VC1 को देखो, C1 मतलब पॉजिटिव, ये C1 और इसकी वैल्यू मुझे VA1 के फॉर्म में चाहिए, तो कैसे हो जाएगी, 120 डिग्री VC1 प्लस 120 डिग्री है VA1 की, तो VA1 इंटू 1 एंगल प्लस 120 डिग्री कर दूंगा अगर मैं, तो ये वाली जो वैल्यू लिखी गई है ये किसकी वैल्यू है, ये है VC1 की वैल्यू जो मैंने यहां लिख दी है। इसी तरह से प्लस VA2 इंटू 1 एंगल माइनस 120 डिग्री कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, VC2। क्यों, देखो चेक करो, VC2 क्या है, VC2 है ये, मतलब VA2 से माइनस 120 डिग्री, मतलब VA2 माइनस 120 डिग्री, VA2 माइनस 120 कर दूंगा तो VC2 मिल जाएगा ना, तो वो चीज देखो मैंने यहां लिख दी। तो कहने का मतलब ये कि अब मैंने ये जो अभी आपको अपने PPT पे मैट्रिक्स दिखाई है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यहां से आप लोगों को, कि इस तरीके से वो मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यानी कि VA VB VC को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 1 1 1 1 1 A स्क्वायर A स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, बुक्स में इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट भी किया गया है। और तीसरी चीज आपको इनवर्स निकाल लेना है, और RGPV के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्टेस्क्यू सीरीज ने अल्टीमेटली एक सिमेट्रिकल फॉल्ट को सिमेट्रिकल में बदलने की कोशिश करना बताया था, और वो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको मैंने भी बता दिया। आगे बढ़ेंगे इंपीडेंस डायग्राम्स में इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।